हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला आपके सामने नियोप्रीन है। आपके सामने पहला क्या है दोस्तों? नियोप्रीन। तो दोस्तों, बात करें नियोप्रीन की, तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 2-क्लोरोब्यूटाडाइन। 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है? तो नियोप्रीन। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों? नियोप्रीन। नियोप्रीन बनता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है दोस्तों? विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में। प्रश्न दोस्तों इसे रिलेट करके कर देगा या डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्या है प्रश्न? क्या है? नियोप्रीन। तो नियोप्रीन जो है 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में किया जाता है। बस इतना ही याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको मालूम होगा इस टाइप का प्रश्न बीपीएससी में पूछा है। जो आगे प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले जो 67वीं री एग्ज़ाम होने से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा है, री एग्ज़ाम में पूछा है, लेकिन अलग अलग प्रश्न पूछा है। ठीक है, लेकिन यही इसी टाइप का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने है दोस्तों टीयर गैस। क्या है दोस्तों? टीयर गैस। दोस्तों टीयर गैस की बात करें तो दोस्तों आपको मालूम होगा भीड़ को इधर उधर करने के लिए, कहीं भीड़ इकट्ठा हो जाता है, गैदरिंग हो जाता है, वहाँ भीड़ को अलग करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, इधर उधर करने के लिए टीयर गैस का प्रयोग किया जाता है। आपको मालूम होगा दोस्तों, पटना के अंदर में यह अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक, अगर आप पटना में रह रहे होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा। देखने को मिले ना मिले, लेकिन सुनने को मिलता होगा। ठीक है दोस्तों, आंसू गैस। मानव नेत्र जब इस गैस के संपर्क में आता है तो आंसू निकलने लगता है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा दोस्तों, आप जैसे कि आप मान लेते हैं कि प्याज छीलते हैं या काटते हैं तो आंसू निकलता है, यानी कि संपर्क में आता है आँख के, नेत्र के। इसी तरह आंसू गैस है दोस्त, मानव नेत्र जब इस गैस के संपर्क में आता है तो आंसू निकलने लगता है। ठीक है, चलिए। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल याद रखिएगा दोस्तों, प्रमुख गैस है इसका अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैस है। तो आंसू गैस का नाम कौन कौन है दोस्तों? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल। दोस्तों ये पूरा एक साथ है, याद रखिएगा। आंसू गैस है ये, एक्रोलिन ये आंसू गैस है दोस्तों। तो प्रश्न बन सकता है इसमें से कौन आंसू गैस है, इनमें से कौन आंसू गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ए बी दे देगा ऑप्शन में, और पूछ देगा फोर्थ नंबर में एक से अधिक दे देगा। इसलिए दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल, एक्रोलिन ये दो जो है कुछ प्रमुख आंसू गैस हैं। ठीक है, यानी कि टीयर गैस, इंग्लिश में बोलेंगे तो टीयर गैस। ठीक है दोस्तों, एक टीयर में होता है फारना। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उपयोग भीड़ को तितर बितर करने में किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए है दोस्तों? भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मास्टर्ड गैस। मास्टर्ड गैस आपको सांसों के बारे में याद आता होगा। ठीक है दोस्तों, तो मास्टर्ड गैस दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं? C2H4। यहाँ देखिए, डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। अगर अन्य नाम देखें, इसका ही नाम है दोस्तों C2H4 कट्वास Cl2S। याद रखिएगा दोस्तों इस नाम को। ठीक है, इससे पहले आपको दोस्तों मालूम होगा ये जो है तेल जैसे महक होती है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों फार्मूला को, सूत्र को। ठीक है, इसका नाम को डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? C2H4 कट्वास Cl2S। ठीक है दोस्तों, इसमें सरसों के तेल जैसी महक होती है। इसका गंध कैसा होता है दोस्तों? स्मेल कैसा होता है? गंध कैसा होता है? सरसों के तेल जैसे। तेल से सरसों से डिनोट करता है मस्टर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। आपको ज्ञात होगा दोस्तों, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें सल्फर मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था?
तो मास्टर्ड गैस किस क्या बोलेंगे दोस्तों? मास्टर्ड गैस। क्या बोलेंगे दोस्तों? मास्टर्ड गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। इसके संपर्क पे आने पे क्या होता है दोस्तों? त्वचा पर फफोले पड़ते हैं। ठीक है, त्वचा पर फफोले पड़ते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोस्त प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी बिहार पुलिस बीपीएससी के लिए दोस्तों। चलिए, अन्य एग्ज़ाम जो भी है वन डे चलेगा दोस्तों। चलिए, मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट का स्पेलिंग सही है दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनाइट यह एक अत्यंत विषैली गैस है। क्या है दोस्तों? यह अत्यंत एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है दोस्तों। ठीक है, बहुत विषैली गैस है और इसका उपयोग जो होता है ना, कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड कारखाने में से इसी गैस का रिसाव हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनियन कार्बाइड कारखाने से इसी गैस के रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो कौन गैस का हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव होने के कारण भोपाल गैस त्रासदी चर्चा में आई थी 3 दिसंबर 1984 को दोस्तों। कहीं कहीं 2 भी रहेगा, कहीं कहीं 3 भी रहेगा, कहीं कहीं 4 दिसंबर भी रहेगा। तो आपको डेट पर उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन ईस्वी पर ध्यान देना है। 1984, 1984। ठीक है दोस्तों। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी। ठीक है, बहुत सारा नुकसान देखने को मिला दोस्तों, क्षति हुआ। और बात करें इसका, यह क्या है दोस्तों? अत्यंत विषैली गैस है। ठीक है, ये 12 बजे रात को हुआ था दोस्तों, 11 बज के ऐसा ही कुछ मिनट। चलिए, उतना ध्यान देना है। क्या नाम है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइट। ये यूनियन कार्बाइड कारखाने से इसी गैस का रिसाव हुआ था। ये जो इस गैस का रिसाव हुआ था, इसके से नाम से जाना जाता है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम जाना जाता है। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटा था। ठीक है, 3 दिसंबर 1984, डेट याद रखिएगा दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनाइट। चलिए आगे देखते हैं। क्लैथरेट स्पेलिंग क्लैथरेट सही है दोस्तों। क्लैथरेट है दोस्तों। आपको बता दें, यह समुद्र के तलहटी में जामा ईंधन है। समुद्र के जो तलहटी होता है ना दोस्त, उसमें जो है ना जामा ईंधन है। तो समुद्र किससे संबंधित है दोस्तों? ये समुद्र से। ये रीजनिंग में भी काम आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखिए, यह जो है ना समुद्र की तलहटी में जमा ईंधन है। ठीक है, समुद्र की तलहटी में जमा ईंधन है, यानी कहीं ना कहीं यहीं से प्राप्त होता है। यह वस्तुतः पानी के अणुओं में फंसी मीथेन गैस है। क्या है दोस्तों? क्लैथरेट क्या है? एक प्रकार के मीथेन गैस है। ठीक है, यह वस्तुतः पानी के अणु में फंसी मीथेन गैस है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। जो भी हम पॉइंट को अंडरलाइन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको सबको देना है। मिथाइल यानी कि क्लैथरेट क्या है दोस्तों? पानी के अणुओं में फंसी मीथेन गैस है। इसका उपयोग प्रशीतक एवं फार्मेसी उद्योगों में किया जाता है। प्रशीतक एवं फार्मेसी उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, क्लैथरेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे देगा, फार्मेसी, प्रशीतक। तो दोस्त याद रखिएगा, बीपीएससी में 2 ऑप्शन में दे सकता है, देता भी है। और बात करें बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, तो एक ही ऑप्शन रहेगा, यानी कि इस टाइप रहेगा तो 4 ऑप्शन, लेकिन किसी एक ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो दोनों को दे देगा। इस बात को याद रखिएगा। क्लैथरेट प्रशीतक फार्मेसी उद्योग में किया जा रहा है इसका उपयोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कैसे प्राप्त होता है दोस्तों। पानी के जो अणु होते हैं उससे फंसे होते हैं। गोबर गैस। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों, अगर बीपीएससी एग्जाम दी होइएगा तो उसमें बायो लिखा हुआ था, बायोगैस। ठीक है, क्या है दोस्तों? गोबर गैस। मीथेन इसका मुख्य घटक है। इसमें और है, लेकिन मीथेन इसका मुख्य घटक है। इस बात को याद रखिएगा। गोबर के सड़ने से इसका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, गोबर गैस, मीथेन इसका मुख्य घटक है। मीथेन की स्पेलिंग सही है, गोबर गैस का भी स्पेलिंग सही है। ठीक है दोस्तों, GOBUR मत जाइएगा दोस्तों, जो लिखा हुआ वही सही है। गोबर के सड़ने से इसका निर्माण होता है मीथेन गैस। इसका मीथेन जो है इसका मुख्य घटक है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों, भोजन पकाने में। चलिए, मीथेन गैस में मुख्य क्या है दोस्तों? गोबर गैस में मुख्य घटक क्या है दोस्तों? मीथेन। गोबर गैस के सड़ने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। गोबर गैस याद रखिएगा दोस्तों। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लिखा हुआ है,
एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड स्पेलिंग याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप बिहार पुलिस की एग्जाम देने जा रहे हैं तो लिक्विफाइड ऑप्शन में दे भी सकता है और पूछ देगा इसमें से कौन गलत स्पेलिंग है या एरर स्पेलिंग है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है, या पेट्रोलियम हो या पेट्रोल हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक स्प्राइट का भी स्पेलिंग पूछ लिया गया है। चलिए इंग्लिश में अगर बात करें तो बिहार पुलिस और एसएससी में प्रश्न आता है, एसएससी में ज़्यादा रहता है दोस्तों। ठीक है, एक एक वर्ड को देखना है दोस्तों। दोस्तों देखिए ये जो है ना, इससे कनेक्ट इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि प्रश्न अक्सर बनता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य घटक क्या है दोस्तों? ब्यूटेन। एलपीजी की बात करें तो ब्यूटेन, अगर किसी अन्य का बात करें समझ में नहीं आया तो मारना मीथेन। एलपीजी की बात करें तो ब्यूटेन। इसमें दुर्गंध कैसा आता है दोस्तों? मिथाइल मरकप्टेन। इसका दुर्गंध इथाइल मरकप्टेन जैसे होता है, यानी कि दुर्गंध के लिए मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके। आपको मालूम होगा दोस्तों, थोड़ा भी गैस लीक करता है तो इसका स्मेल आपको पता चलता होगा। वही मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है जिसके कारण हम लोगों को पता चलता है कि गैस कहीं से लीकेज है, लीक है, निकल रहा है, ताकि उसको हम लोग जल्दी बंद करें या अच्छा से कंट्रोल कर ले। ठीक है दोस्तों, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, मुख्य घटक क्या है दोस्तों? ब्यूटेन है। इससे पहले बायोगैस में क्या देखे थे? गोबर गैस में मीथेन देखे थे दोस्तों। इसका उपयोग ईंधन बनाने के लिए, उसका भी उपयोग ईंधन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। याद रखना है दोस्तों, यहाँ ब्यूटेन था, वहाँ क्या था? गोबर गैस में मीथेन था। यहाँ देखिए, और इसमें ब्यूटेन है। मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं? बस मुख्य घटक लगले 2 एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों इस टाइप का प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। वही बीपीएससी में इतना बड़ा एग्जाम है तो समझ सकते हैं ना दोस्तों। यूट्रोपिन। यूट्रोपिन इसका रासायनिक नाम है हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन। हेक्सामिथिलीन, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों मर्थिलीन। ठीक है, हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन है। यूट्रोपिन का अन्य नाम क्या है? हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन है दोस्तों। इसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है, मूत्र रोग की दवा के रूप में किया जाता है यूट्रोपिन। ठीक है, उपयोग किया जाता है, मूत्र रोग की दवा बनाने में किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला है यौगिक एवं उसका उपयोग, हम वही बता रहे हैं दोस्तों, कुछ अलग नहीं बता रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है दोस्तों गैमैक्सिन। गैमैक्सिन का स्पेलिंग देख लीजिए दोस्तों, GAMMAXENE गैमैक्सिन। इसका रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC लिख दिया है दोस्तों। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, यह एक अच्छा कीटनाशी है, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, साइड का मतलब होता है हत्या। ठीक है, कीटनाशी है। क्या होता है दोस्तों? यह एक अच्छा कीटनाशी है, कीटाणुनाशी होता है। क्या? गैमैक्सिन। गैमैक्सिन का नाम क्या है दोस्तों? बेंजीन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। क्या है दोस्तों? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। गैमैक्सिन का नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। इसका उपयोग होता है कीटाणुनाशी के रूप में, यानी कि एक अच्छा कीटाणुनाशी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एस्पिरिन, आपको तो ये नाम सुना हुआ होगा। एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है। एस्पिरिन किसे कहा जाता है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को। अगर बात करें दोस्तों एस्पिरिन का अन्य नाम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं या कह सकते हैं कि हम लोग एस्पिरिन को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, या एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को ही एस्पिरिन कहते हैं। यह एक जौरनाशी पीड़क है, यह जौरनाशी पीड़कनाशी है, जौरनाशी पीड़कनाशी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें ऑक्टेन नंबर का, तो ऑक्टेन नंबर आपके सामने है दोस्तों। किसी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऑक्टेन संख्या द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जिस ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होता है उतना ही अच्छा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्टेन संख्या उसके नंबर पर डिपेंड करता है। अगर ऑक्टेन संख्या अधिक है तो वह उतना ही अच्छा
ईंधन अच्छा माना जाता है? ऑक्टेन संख्या। ठीक है, ऑक्टेन संख्या किसी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिस ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्त इस प्रश्न को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करेंगे दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी। प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम के साथ या स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहती है। पेट्रोलियम गैस नेचुरल गैस दोस्तों, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस यह पृथ्वी की सतह समझ रहे होंगे दोस्तों के नीचे पेट्रोलियम के साथ या स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहती है। किसके साथ? प्राकृतिक गैस किसके साथ स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहती है दोस्तों? प्रश्न बन सकता है पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसके घटक है मीथेन 95%, अन्य एल्केन की बात करें तो दोस्तों 3.5% और नाइट्रोजन 2%, कार्बन डाइऑक्साइड इतना 0.5। याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक गैस इसके मीथेन घटक है, इसका घटक जो होता है मीथेन है 95%। याद रखिएगा दोस्तों, यह एक अच्छा ईंधन माना जाता है। क्या प्राकृतिक गैस क्या है दोस्तों? नेचुरल गैस क्या है दोस्तों? यह एक अच्छा ईंधन मानी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके साथ या स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहती है? पेट्रोलियम के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। संपृत क्या नाम है? CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड COMPRESSED कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे संक्षेप में क्या कहेंगे दोस्तों? एब्रिविएटेड वर्ड में क्या कहेंगे इसे संक्षेप में? CNG। संक्षेप में इसका नाम क्या है दोस्तों? CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी हम बोल रहे हैं दोस्तों इसको गौर से सुनिएगा। 80 से 90% मात्रा किसकी होती है? किस गैस की? तो मीथेन की। मीथेन की चर्चा बहुत हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, LPG में ब्यूटेन, बाकी मीथेन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बाकी मीथेन सुनने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? संपीड़ित प्राकृतिक गैस को CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अन्य अगर बात करें मीथेन की तो 80 से 90% होता है। पर्यावरण की दृष्टि से यह एक अच्छा ईंधन है क्योंकि जैव ईंधनों की तुलना में इसके दहन पश्चात निकलने वाली प्रदूषणकारी गैसों की प्रतिशत मात्रा काफ़ी कम होती है। तो CNG में प्रदूषण की मात्रा या हानिकारक कितना होता है दोस्तों? बहुत ही कम होता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न बन सकता है तो किस गैस में प्रदूषणकारी गैसों की मात्रा प्रतिशत कमी होता है? यह बात याद रखिएगा दोस्तों, दे सकता है ऑप्शन में, किसमें कम प्रदूषणकारी है, कौन कम प्रदूषण वाला है। ठीक है, तब CNG याद रखिएगा। पर्यावरण की दृष्टि से यह एक अच्छा ईंधन है क्योंकि तुलना में यानी कि जैव ईंधनों की तुलना में इसका दहन के बाद निकलने वाला जो धुआं होता है प्रदूषणकारी गैसों की प्रतिशत मात्रा कम है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यह एक शोषित ईंधन है क्योंकि इसे जलने के लिए 540 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा। गैसोहोल पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहोल कहते हैं। गैसोहोल क्या है? गैसोहोल बराबर पेट्रोल प्लस अल्कोहल का मिश्रण, पेट्रोल प्लस गैसोहोल का मिश्रण दोस्तों, याद रखिएगा। गैसोहोल का मिश्रण, पेट्रोल प्लस अल्कोहल इक्वल टू गैसोहोल। पेट्रोल प्लस अल्कोहल दोनों का मिश्रण को हम लोग दोस्तों गैसोहोल बोलते हैं। यह भी जीवाश्म ईंधन की तुलना में स्वच्छ ईंधन है। गैसोहोल पढ़े दोस्तों और नेचुरल गैस पढ़े थे। क्या पढ़े थे अभी? हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पढ़े थे, CNG। चलिए, तो एक ठो क्या है? गैसोहोल। यह भी जीवाश्म ईंधन की तुलना में स्वच्छ ईंधन होता है। ठीक है, यह भी जीवाश्म ईंधन की तुलना में स्वच्छ ईंधन होता है, गैसोहोल। पेट्रोल प्लस अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहोल कहते हैं। 90+10 याद रखिएगा दोस्तों, 90+10। हरित डीजल को बायोडीजल भी कहते हैं। यह जेट्रोफा या रतन जोत के पौधों से प्राप्त किया जाता है। हरित डीजल यानी ग्रीन डीजल, याद करिएगा दोस्तों, हो सके तो इस बार परीक्षा में आ सकता है, किसी न किसी परीक्षा में। हरित डीजल को बायोडीजल भी कहते हैं। हरित डीजल को ग्रीन डीजल क्या कहते हैं? बायोडीजल। यह जेट्रोफा या रतन जोत के पौधों से प्राप्त किया जाता है। यह जेट्रोफा या
रत्न ज्योत के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? सॉरी, इसका मान्यता प्राप्त हुआ है यूरो 4 मानक की मान्यता प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में दे देगा दोस्तों यूरो 1, क्या दे देगा दोस्तों ऑप्शन में? यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 और चौथा यूरो 4। तब बन सकता है प्रश्न, हरित डीजल को किस मानक की मान्यता प्राप्त है? तो यूरो 4। याद रखिएगा दोस्तों, जेट्रोफा या रतन ज्योत के पौधों से प्राप्त किया जाता है हरित डीजल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रीन डीजल। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोले दोस्तों? हरित डीजल। हरित डीजल को बायोडीजल भी कहते हैं। जेट्रोफा या रतन ज्योत के पौधों से प्राप्त होता है। यूरो 4 मानक की मान्यता प्राप्त है। ईंधन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। ईंधन, बात करें ईंधन के, वह पदार्थ जिसे जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मा और प्रकाश, ईंधन में क्या ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है, ईंधन कहलाता है। ठोस ईंधन होता है, द्रव ईंधन होता है, एक ठो क्या होता है दोस्तों? गैस ईंधन। तो वे ईंधन जो कमरे के समान ताप पर ठोस रूप में पाए जाते हैं ठोस ईंधन कहलाते हैं। इन ईंधनों को जलाने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला जलाइएगा दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड निकलता है दोस्तों, आपको मालूम होगा, गाड़ी से भी निकलता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा दोस्तों। लकड़ी यानी कि पूरी तरह से नहीं जल पाता है लकड़ी, जिसके कारण ये गैस आपको देखने को मिलता होगा, यानी कि जानने को मिलता होगा। ठीक है, हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। द्रव ईंधन, एक दूसरा क्या होता है ईंधन दोस्तों? लिक्विड ईंधन। वे ईंधन जो कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं द्रव ईंधन कहलाते हैं। ईंधनों को जलाने पर एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल का निर्माण प्राप्त करते हैं। किस ईंधन को जलाने पर जल का निर्माण होता है? द्रव ईंधन, लिक्विड फ्यूल्स। द्रव ईंधन, द्रव ईंधन, द्रव ईंधन, द्रव ईंधन। द्रव ईंधन को जलाने पर क्या करते हैं दोस्तों? जल का निर्माण होता है। इन ईंधनों को हाइड्रोकार्बन का मिश्रण भी कहा जाता है। किस ईंधन को हाइड्रोकार्बन का मिश्रण कहा जाता है दोस्तों? द्रव ईंधन को। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल आदि। 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 ठीक है, पेट्रोल, डीजल, जल का निर्माण होता है। ईंधनों को हाइड्रोकार्बन का मिश्रण भी कहा जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल आदि। ठीक है, जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, याद रखिएगा दोस्तों। गैस ईंधन, क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? ईंधन को 3 प्रकार देख लेंगे। गैस ईंधन, तो गैस ईंधन में क्या है दोस्तों? ऐसे ईंधन जो कमरे के समान ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? गैस ईंधन। क्या कहलाते हैं दोस्तों? गैस ईंधन। सब समान तापमान पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जो गैस ईंधन सब देखिए, जितना भी हम लोग दोस्तों गैस के बारे में जाने, द्रव समान कमरे के ताप पर, समान कमरे के तापमान पर, यहाँ भी गैस जो है ना समान कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस ईंधन कहलाते हैं। जैसे प्रमुख ईंधन है आपको, जैसे कि कोल गैस हो गया। क्या होगा दोस्तों? कोल गैस को देख लीजिए, कोल गैस को देख लीजिए। फिर आप देखिए प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को। फिर आप देख लीजिए वाटर गैस को, वाटर गैस को। फिर देख लीजिए दोस्तों तेल गैस को। फिर देख लीजिए पेट्रोल गैस को। फिर देख लीजिए नेचुरल गैस को। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा, कोल गैस, क्या बताए थे? प्रोड्यूसर, वाटर, और क्या बताए थे? पेट्रोल गैस। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि ये गैस है। और ईंधन के बारे में थोड़ा वो जाना दोस्तों, क्या बताए थे आपको हम? ठोस ईंधन, और क्या बताए थे? द्रव ईंधन, गैस ईंधन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। द्रव ईंधन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, यूँ ही याद रखिए, यूँ ही पढ़ते रहिए दोस्तों। आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आएंगे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा। ईमानदारीपूर्वक नोटबुक में नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। अब जैसे भी हो दोस्तों याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।